अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कौन कौन दो स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास? कौन कौन ऑनलाइन है? ओके जेनिफर, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जेनिफर, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग निम्रा। निम्रा, कैन यू हियर मी? जेनिफर, ओके, थैंक यू बेटा। चलिए जल्दी जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दीजिए। आई वेट फॉर 2 to 3 minutes, मीन वाइल लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लीजिए। गुड मॉर्निंग समर, हाउ आर यू बेटा? वालेकुम अस्सलाम हदीका एंड मुनीबा, कैसे हैं आप लोग बेटा? जी 6 स्टूडेंट हैं स्टिल। क्या किया जाए, स्टार्ट कर दें लेक्चर? गुड मॉर्निंग सारा।
आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बस मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है हम ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, डिसरिथमियाज, टाइप्स ऑफ डिसरिथमियाज हमने स्टार्ट किया था। अभी सिर्फ आपको थोड़ी सी एनाटमी और फिजियोलॉजिकल जो ओवरव्यू देना था कंडक्शन सिस्टम का, वो मैंने आपको दिया था। इसके अलावा बेटे ईसीजी पे जो लीड्स होती हैं, जो नॉर्मल ईसीजी है उस पे क्या वेव्स बनती हैं और किस वजह से बनती हैं, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन क्या है, वो आपके साथ डिस्कस हो गई थी। अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बतानी थी कि जो डिसरिथमियाज के डिफरेंट टाइप्स हैं बेटे। साइनस नोड डिसरिथमियाज पढ़ेंगे हम, जिसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया और एरिथमिया है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एट्रियल डिस्ट्रिथमिया, इसमें ज़्यादातर एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। बहरहाल हम प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे। फिर जंक्शनल डिस्ट्रिथमिया इतने ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली कोई एमसीक्यू वगैरह इस तरह आ सकता है, तो आपने पढ़ना ज़रूर है। प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जंक्शनल रिदम और एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर डिस्ट्रिथमिया में चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकुलर एसिस्टली, वीटी और वीएफ यानी वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और फिब्रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स और आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम भी आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले साइनस ब्रेडिकार्डिया, नाम से समझ आ रहा है साइनस नोड इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो ब्रेडिकार्डिया हम सबको पता है कि जो हार्ट रेट है जब वो बिलो नॉर्मल होता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। सो डेफिनेशन साइनस ब्रेडिकार्डिया की क्या है? Sinus bradycardia occurs when the sinus node creates an impulse at a slower than the normal rate. Causes इसके बेटे लोअर मेटाबॉलिक नीड्स हो सकती हैं, यानी वो सिचुएशन जिस वक्त आपकी बॉडी को ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत ही नहीं है, उस टाइम आपका हार्ट जो है, यानी आपका ऐसे नोड, उसको पता है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो कम इम्पल्स जनरेट कर सकता है, सच ए स्लीप, एथलीटिक ट्रेनिंग, हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा वेगल स्टिमुलेशन सच एज फ्रॉम वॉमिटिंग, सक्शनिंग, सिवियर पेन, एक्सट्रीम इमोशंस, और कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अमाइड्रोन बीटा ब्लॉकर्स है। इसके अलावा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये वो सिचुएशंस हैं स्पेशली इन द इंफीरियर वॉल, जब जो साइनस नोड है वो स्लोअर देन द नॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट करेगा। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया। वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट जो होगा वो 60 से बिलो चला जाएगा इन एडल्ट्स, और लेकिन रिदम जो है बेटा वो रेगुलर ही रहेगा। और क्यूआरएस की शेप और ड्यूरेशन भी नॉर्मल रहेगी, बट सम टाइम अब नॉर्मल हो सकती है। पी वेव जो है वो नॉर्मल होगी और कंसिस्टेंट शेप की होगी, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द क्यूआरएस, ठीक है बेटा। पी आर इंटरवल जो है, यानी जहाँ पे पी वेव बन रही है, और जो आपको बताया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो पीक वाली वेव होती है दैट इज आर वेव। सो पी और आर का जो इंटरवल है वो अगर एक पी क्यूआरएस पूरा जो पी क्यू आर एस और टी वेव बनी, फिर नेक्स्ट पी क्यू आर एस और टी वेव बनी। सो इस तरह से हर पी और आर के दरमियान का जो इंटरवल है वो कंसिस्टेंट रहेगा इन तमाम पूरी स्ट्रिप में। यूजुअली 0.12 से 0.20 सेकंड का यानी डिले आता है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बेटे। पी वेव कब जनरेट हो रही थी? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसके बाद एस ए नोड से जब ए वी नोड तक वो पहुंचता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसके बाद चंद सेकंड्स का, जब बिल्कुल पॉइंट्स सेकंड्स में जो है वहाँ पे एक डिले आता है, जिसके बाद जो एवी नोड होती है वहाँ से इम्पल्स टूवर्ड्स द वेंट्रिकल्स मूव करती है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो वो बिल्कुल मामूली सा जो डिले आता है वो इसलिए आता है कि वेंट्रिकल जो है वो फुली ब्लड फुली डायलेट हो जाए और ब्लड से फुली वो उनकी फिलिंग हो जाए। सो ये बेसिकली ये वही डिले पी आर इंटरवल जो होता है वो उस डिले को शो कर रहा होता है। सो ये जो डिले है ये 0.12 से 0.20 सेकंड्स तक हो सकता है, और ये कंसिस्टेंट ही रहता है पूरी थ्रू आउट जो आपकी स्ट्रिप आएगी उसके अंदर। और पी वेव और जो पूरा क्यू आर एस का जो कॉम्प्लेक्स है उसका रेशो 1:1 ही होता है। अच्छा, ये देखें नाउ अगेन
ये भी बड़ी अच्छी सी एनिमेटेड पिक्चर्स थी, मैंने आपके लिए यहाँ पे डाली थी, बट जो वेबिनार जैम है वो इसे फ़िलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा। सो ब्रेडिकार्डिया है, आप देख सकते हैं हार्ट रेट 40 शो हो रहा है लीड के ऊपर, और ईसीजी में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेस देन 60, यानी ये एक जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो वेव, यानी बेसिकली आर वेव जो होती है, उन दोनों के दरमियान में, दो आर वेव के दरमियान में जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें कैलकुलेट करके भी हम हार्ट रेट मालूम कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है कि जिसके थ्रू हम ईसीजी की स्ट्रिप के ऊपर कैलकुलेशन करके या ईसीजी की स्ट्रिप को देखकर अपने पेशेंट का जो हार्ट रेट है उसे मालूम कर सकते हैं। ये तरीका आपसे मैंने कहा था आप वार्ड एरिया में जाएं तो ये एक दो चीज़ें यानी रिदम और रेट मालूम करना ज़रूर कोशिश कीजिए, अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर से सीखें या जो भी वहाँ ऑन ड्यूटी सीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे आप ज़रूर पूछें। सो ये आपको शो हो रहा है, ये 50 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ईसीजी स्ट्रिप, सो 60 से कम है, 50 आ रहा है, इट मींस ब्रेडिकार्डिया में है। पी वेव आपको पहले बताया था नॉर्मल होगी, पी और आर का जो इंटरवल वो 0.20 सेकंड से कम हो सकता है, और बाकी रिदम रेशो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। अब साइनस टैकीकार्डिया नाम से समझ आ रहा है, साइनस टैकीकार्डिया अकर्स व्हेन द साइनस नोड क्रिएट एन इम्पल्स एट अ फास्टर देन नॉर्मल रेट। ठीक है, कॉजेज इसके बेटा एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हम सबको पता है जैसे ही हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन होती है तो हमारी जो हार्ट है वो कंपनसेशन के तौर पे ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। सो एक्यूट ब्लड लॉस है, एनीमिया है, शॉक है, हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेन है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, फीवर है, एक्सरसाइज, एंजाइटी और सिम्पैथोमाइमेटिक मेडिकेशंस हैं, यानी जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। सो ये कॉजेज है साइनस टैकीकार्डिया के। अच्छा, इसमें बेटा बड़ी अंडरस्टूड सी बातें हैं। सो कुछ चीज़ें कि पी क्यू आर एस किस किस्म की चीज़ें होगी ये आपकी याद रखने की चीज़ें हैं। सो फिर भी अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि मैं स्पीड में जा रही हूँ या आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे रोक के पूछ लीजिएगा। ईसीजी का क्राइटेरिया अगर साइनस टैकीकार्डिया का देखें तो बेटे इसमें जो रेट होगा वो 100 से अबव होगा, एडल्ट्स में ज़ाहिर है टेकी है, और वेंट्रिकुलर और एट्रियल रिदम इसमें भी रेगुलर होता है। क्यूआरएस की शेप उसी तरह से है, यूजुअली नॉर्मल होती है बट सम टाइम एबनॉर्मल भी हो सकती है। पी वेव इसमें बेटा नॉर्मल होगी और कंसिस्टेंट शेप की होगी, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द क्यूआरएस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिदम का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है बेटे, बट मे बी ब्यूरिड इन द प्रीसीडिंग टी वेव। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि पी वेव जो है वो नॉर्मल ही होगी, कंसिस्टेंट ही होगी। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारी पी वेव टी वेव थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है उसके मुकाबले में, जिसमें हमारी पी वेव जो है वो छुप जाती है। पी आर इंटरवल इसमें भी कंसिस्टेंट ही रहेगा बिटवीन 0.12 से 0.20 सेकंड तक, और पी और क्यू आर एस का जो रेशो है 1:1 ही होगा। ये साइनस टैकीकार्डिया की आपको मैंने दोनों पिक्चर्स दिखाई हैं, ये लीड 119 इसका हार्ट रेट है, और ये ईसीजी के ऊपर स्ट्रिप आपको दिखाई है। सो होप सो कि आपको देखकर ही नजर आ रहा होगा कि ब्रेडी और टैकी के दरमियान में कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, फिर पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। सो दिस इज साइनस टैकीकार्डिया। उसके बाद बेटे साइनस एरिथमिया है। साइनस एरिथमिया अकर्स व्हेन द साइनस नोड क्रिएट एन इम्पल्स एट एन इरेगुलर रिदम। अब वहाँ दोनों सिचुएशंस में रिदम ठीक था, लेकिन यहाँ नाम से समझ आ रहा है एरिथमिया, मतलब अब यहाँ रिदम में भी प्रॉब्लम है। तो साइनस एरिथमिया उस वक्त होता है जब आपकी जो साइनस नोड है ये क्रिएट करती है। ओके सारा, मैं आपके क्वेश्चन का 1 मिनट जवाब देती हूँ। जो साइनस एरिथमिया है, इट अकर्स व्हेन द साइनस नोड क्रिएट्स एन इम्पल्स एट एन इरेगुलर रिदम। अब यहाँ पे यानी रिदम में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ऐसे नोड है, जो आपका साइनस नोड है, ये इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करेगा, लेकिन उसका रिदम इरेगुलर होगा, यानी वो कभी जल्दी इम्पल्स जनरेट कर देगा, कभी थोड़ा डिले करके इम्पल्स जनरेट करेगा, कभी फिर उसके बाद फिर जल्दी जनरेट कर देगा, फिर देर से डिले जनरेट करेगा। सो ईसीजी के ऊपर आपको जो है वो जो चीज़ें हैं, जो पर्टिकुलरली जो अभी तो जैसे हमने आपको पिक्चर में दिखाती हूँ ना, यहाँ देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, बहुत क्राउडेड नज़र आ रही है, तो लेकिन इसमें रिदम, अगर आप गैप देखें दो दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, हर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान अगर आप गैप देखें तो आपको वो चीज़ें शो होंगी कि उनका रिदम मेंटेन्ड है, एक तकरीबन तकरीबन एक जैसा डिस्टेंस उनके दरमियान में मौजूद है। लेकिन जब रिदम ख़राब होना शुरू होगा तो कभी ऐसा होगा दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान थोड़ा कम वक्फा होगा, हो सकता है उसके बाद जो तीसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने वो उस उन दोनों के दूसरे और तीसरे के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। सो ये चीज़ें एरिथमिया यानी रिदम में जब प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को शो करते हैं ये। ठीक है बेटा। अ,
अच्छा, ठीक है, ये रिदम की आपको समझ आ गई। और जो ये रेट है यूजुअली इंक्रीज करता है विद इंस्पायरेशन एंड डिक्रीज करता है विद एक्सपायरेशन। यानी पहली चीज़ इंपॉर्टेंटली ये है कि जो साइनस एरिथमिया है इसमें रिदम में प्रॉब्लम हुआ है, इरेगुलर रिदम है। और जो रेट होगा बेटा यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो हार्ट रेट है इंस्पायरेशन के दौरान ज़्यादा हो जाता है और एक्सपायरेशन के दौरान कम हो जाता है। कॉजेज इसके नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज में हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं एंड वल्वुलर डिजीजेज हो सकती हैं, बट दीज आर रेयरली सीन। ठीक है, ज़्यादातर एरिथमियाज जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की वजह, मतलब उनका ताल्लुक ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज से होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, और मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक क्वेश्चन ये आपने मुझसे पूछा था कि PQRS। जी मैम। अच्छा, जो पी एंड जो QRS का रेशो है बेटे, आपका ये क्वेश्चन था, इसका सिंपल ये मतलब है कि हर अगर ECG का हम एक कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जैसे P है, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, ये एक आपका यानी पूरा एट्रिया की डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन, ये तीनों सिचुएशंस जो है एक यानी साइकिल आप कह सकते हैं, कार्डियक साइकिल होता है। अच्छा, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ शोर है, मैं आई थिंक खामोश होती हूँ 2 मिनट, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। ज़रा शोर कम हो जाए तो। चलिए ठीक है बेटा, पूरा जो एक वो कार्डियक साइकिल है जिसमें आपकी पी वेव, क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स और टी वेव बन रही है, तो पी और क्यूआरएस के रेशो का सिंपल ये मतलब है 1:1 है। ये सॉरी बेटा, इसमें ना शो नहीं हो रहा, ये 1:1 है। मैं आपको बार बार पढ़ाते हुए बता रही हूँ, रेशो 11 नहीं है, 1:1। इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर एक पी वेव बनती है तो उसके बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर टी वेव आ गई, यानी हर पी वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रही है। यानी ऐसा नहीं है दो पी वेव बनने के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, या ऐसा भी नहीं है एक पीवीएफ बनने के बाद या सॉरी दो पीवीएफ बनने के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो पी और क्यूआरएस दोनों का रेशो सेम है, यानी एक एक ही है। एक पी वेव बन रही है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर टी वेव आ रही है, फिर एक पी वेव बन रही है, फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर टी वेव आ रही है। सारा मोरिस आपको क्लियर हो गया बेटे? आपका क्वेश्चन था, आपको समझ आ गई सारा? अच्छा, साइनस एरिथमिया के कॉजेज हमने पढ़ लिए। ईसीजी की इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं। जो पहले आपको बता दिया कि यूजुअली रेट जो है वो नॉर्मल ही रहता है, सो 60 टू 100 के दरमियान रहता है। रिदम पहले हमने डिस्कस कर लिया, एरिथमिया है सो इरेगुलर रिदम होगा। क्यूआरएस की शेप और ड्यूरेशन यहाँ पर भी बेटे नॉर्मल ही रहती है, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको ईसीजी में इरेगुलर नजर आए। पी वेव वही नॉर्मल और कंसिस्टेंट शेप में रहेगी, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द क्यूआरएस होगी। पी और आर का इंटरवल यहाँ पे भी वही है बेटा, कंसिस्टेंट इंटरवल होता है बिटवीन 0.12 से 0.20, यानी 0.12 से 0.20 सेकंड का डिले होगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होता पी और आर वेव की जनरेशन के दरमियान। और पी और क्यू आर एस का रेशो वही 1:1 है। साइनस एरिथमिया डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट हीमोडायनेमिक इफेक्ट एंड यूजुअली इज नॉट रेटेड। क्यों? क्योंकि बेटा हार्ट रेट मैंने आपको बताया नॉर्मल है, और दूसरा ये होता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान में जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा होता है हार्ट रेट, तो उसका इफेक्ट ज़ाहिर है फिर बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा कोई हेमोडायनामिक स्टेटस में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादातर इसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके स्टूडेंट, ये जो पिक्चर है ये आपके सामने शो हो रही है कि PQRS कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें ज़रूर आपको एरिथमिया नज़र आ रहा होगा। कहीं देखें ये QRS कॉम्प्लेक्सेस, कहीं टी वेव ज़्यादा बड़ी हुई है, फिर QRS कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। मतलब कहीं आपको, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें इस स्ट्रिप को, तो कहीं आपको दो QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान पहले कंसिस्टेंसी भी नज़र आ रही है, फिर जैसे ही आप इस ECG स्ट्रिप के मोस्ट राइट साइड के ऊपर मूव करते हैं तो जो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो गया है। सो एरिथमिया बेसिकली यहाँ मौजूद है।
उसके बाद बेटा आता है प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, इट इज अ सिंगल ईसीजी कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकल impulse starts in the atrium before the next normal impulse of the sinus node। ये प्री मेच्योर नाम से समझ आ रहा है, ये प्री मेच्योर है, एट्रियल कॉम्प्लेक्स है। ये बेसिकली ईसीजी के ऊपर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बनता है जो किस चीज से पहले बन जाता है, इससे पहले कि आपका ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स नॉर्मली नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट करे, उससे पहले ही एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम के अंदर जनरेट हो जाती है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसके कॉजेज जो है कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। बाकी एट्रिया के मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए में है ड्यू टू द हाइपर वोलीमिया। इसके अलावा एंग्जाइटी है, हाइपोकलीमिया है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स हैं और एट्रियल इस्कीमिया है, इंजरी हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है मायोकार्डियम मसल्स को। पीएसीज आर ऑफन सीन विद साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है बेटा। सो वेंट्रिकुलर एट्रियल रेट जो है, जो ईसीजी की इंटरप्रिटेशंस है, वेंट्रिकुलर और एट्रियल रेट जो है इट विल डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग रिदम, यानी साइनस टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, किस किस्म का चल रहा है उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा रेट भी, कि रिदम किस किस्म का है। वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रिदम जो है इरेगुलर होंगे ड्यू टू अर्ली पी वेव। दिस इज रियली अंडरस्टूड। एक जो पी वेव पहले से ही, इससे पहले कि ऐसे नोड उसको जनरेट करे, तो एकदम से वो एक एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पी वेव बन रही है। सो ऑब्वियसली कि ये जो है इरेगुलर होगा, क्रिएटिंग अ पीपी इंटरवल दैट इज शॉर्टर देन द अदर्स। दिस इज समटाइम फॉलोड बाय अ longer than normal PP interval, but one that is less than twice the normal PP interval. This type of interval is called a non-compensatory pause. QRS shape and duration जो है, the QRS that follow the early P wave is usually normal, but it may be abnormal. P wave and early and different P wave may be seen or may be hidden in the T wave. Other P wave in the strip are consistent. Um, PR interval, the early P wave has a shorter than normal PR interval, but still 0.12 से 0.2 सेकंड तक होती है। P और QRS का रेशो इसमें भी 1:1 होता है। ये देखें, आपको पैक वो जो कॉम्प्लेक्सेस है मैंने आपको बताया वो नज़र आ रहे हैं कि इसमें बेसिकली दोनों सिचुएशंस हैं। जो वो पी वेव है वो बहुत अर्ली बन रही है, यानी टी वेव के फ़ौरन साथ ही, और समटाइम जो है वो हिडन भी हो जाती है। यानी अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें, आपको यहाँ दो जो आपके पी क्यू आर एस, जहाँ पे एरो से मैंने शो किया हुआ है, रेड सर्कल किया हुआ है, पी क्यू आर एस, दोनों कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान आपको दो वेव नज़र आनी चाहिए थी उसूलन। यानी एक टी वेव का वो आप यानी एक टी वेव नज़र आनी चाहिए थी, एक आपकी पी वेव नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको दो वेव्स नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी कि ये समटाइम हिडन हो जाती है, जो टी वेव है पी वेव में, या समटाइम पी वेव जो है टी वेव में, इन दोनों एक दूसरे के साथ हिडन हो जाती हैं, जिस वजह से हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ईसीजी के अंदर। इसके अलावा बेटे एट्रियल फ्लटर है। Atrial flutter occurs in the atrium and creates impulses and an atrial rate between 250 to 400 times per minute. Because the atrial rate is faster than the AV node can conduct, not all atrial impulses are conducted into the ventricles, causing a therapeutic block at the AV node. This is an important feature of this dysrhythmia. Okay, atrial flutter का मतलब ये है कि जो एट्रिया हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से जो है इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, तकरीबन 250 से 400 टाइम्स पर मिनट। आप सोचें, इतनी तो ना हार्ट रेट है और ना ही ज़ाहिर है ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे नोड से एवी नोड तक आना होता है, उसने भी तो आगे पाथवे में सारा इम्पल्सेस को जो है वो ट्रांसमिट करना होता है। जब वो इतनी ज़्यादा स्पीड से एट्रिया जो है इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देते हैं, तो एवी नोड इज़ अनेबल कि वो इन तमाम इम्पल्सेस को आगे वेंट्रिकल्स तक पास ऑन कर सके। सो वहाँ पे एक थेराप्यूटिक ब्लॉक आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर एवी नोड ने, देखो हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के हर जो ऑर्गन है उसको इसी तरह से बनाया है कि वो इनिशियल स्टेज के ऊपर जितनी उनकी मतलब कहना चाहिए कैपेसिटी होती है, वो हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो एवी नोड जो है वहाँ पे एकदम से ब्लॉक एक बना देता है। किस लिए? कि ताकि अगर एट्रिया इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्लटर हो रहा है, अगर मैं इतनी ही स्पीड से आगे ट्रांसमिट करता रहूँगा, तो जो आगे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इतनी ही ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली पूरा हार्ट जो है उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसलिए एक थेराप्यूटिक जो है वो ब्लॉक बन जाता है एवी नोड के ऊपर। और इफ़ ऑल एट्रियल इम्पल्सेस वर कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल रेट वुड ऑल्सो बी 250 to 400 विच वुड रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिस्ट्रिक्ट। ये बात मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दी कि अगर वो उसको ना ब्लॉक करे तो ऑब्वियसली पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाएगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिस्ट्रिथमिया होता है। सो कॉजेज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन।
एट्रियल फ्लटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वेंट्रिकुलर और एट्रियल रेट जो है बेटा वो पहले आपको बता दें 250 से 400 के दरमियान है, और वेंट्रिकुलर रेट जो है वो 75 से 150 तक है। वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रिदम, द एट्रियल रिदम इज रेगुलर, द वेंट्रिकुलर रिदम इज यूजुअली रेगुलर बट मे बी इरेगुलर बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द एवी कंडक्शन। ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, आपको बता दिया जनरेशन है 250 से 400 पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें उनका रिदम नॉर्मल ही होगा। बाकी इट विल डिपेंड अपॉन के एवी कंडक्शन कितनी हो रही है, जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है वो कितना ब्लॉक कर रहा है और कितना इम्पल्सेस को आगे पास ऑन कर रहा है, उसकी बेसिस पर आपके वेंट्रिकल्स का रिदम डिपेंड कर रहा होगा। क्यूआरएस शेप एंड ड्यूरेशन यूजुअली नॉर्मल है बट मे बी एबनॉर्मल, मे बी एब्सेंट। पी वेव सॉ टूथ शेप पी वेव जनरेट हो रही होंगी। दीज वेव्स आर रेफर टू एज द एफ वेव्स, इनको हम एफ वेव्स भी बोलते हैं। पी आर इंटरवल मल्टीपल एफ वेव्स में मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द पी आर इंटरवल। पी एंड क्यू आर एस का रेशो 2:1, 3:1 और 4:1 हो सकता है, यानी 2 पी वेव बन रही होंगी, एक क्यू वेव बन रही होगी, या फिर 3 या फिर 4 पी वेव के बाद कहीं एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा आपका। एट्रियल फ्लटर जो है इट कैन कॉज सीरियस साइन एंड सिम्टम्स सच एज द चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लो ब्लड प्रेशर। सो अगर आप इन चीज़ों को देख सकें, ये देखें जो मैंने आपको टूथ शेप बताई थी ना प्रॉपरली, आपको कोई टी वेव पी वेव नज़र नहीं आ रही है, बस ये इस तरह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ। एट्रियल फिब्रिलेशन कॉजेज अ रैपिड डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड ट्विचिंग ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिस्रिथमिया दैट कॉजेज पेशेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो एट्रियल मसल्स हैं वो एट्रियल मस्कुलेचर की बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रैपिड जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि वो ट्विचिंग की तरह होने लग जाती हैं, एंड दे आर टू मच रैपिड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड। It is the most common dysrhythmia that causes patients to seek medical attention. Causes क्या है atrial fibrillation के? They are associated with advanced age, valvular heart diseases, coronary artery diseases, hypertension, cardiomyopathy, hyperthyroidism, pulmonary diseases, acute moderate to heavy ingestion of alcohol, or the aftermath of open heart surgery. Sometimes it occurs in people without any underlying pathophysiology. एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या चीज़ें शो हो रही होंगी? वेंट्रिकुलर एट्रियल रेट जो है वो 300 से 600 तक होगा। वेंट्रिकुलर रेट यूजुअली जो एट्रिया है उसका जाहिर है ज़्यादा है 300 से 600, क्यों? क्योंकि एट्रिया के मसल जो है वो बड़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्विचिंग कर रहे हैं, जबकि वेंट्रिकुलर रेट जो है वो 120 से 200 तक हो सकता है इन अनट्रीटेड एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर और एट्रिया का रिदम हाईली इरेगुलर होगा। क्यूआरएस की शेप और ड्यूरेशन यूजुअली नॉर्मल बट मे बी एबनॉर्मल। पी वेव नॉन डिस्क्रिमिनेबल पी वेव, इरेगुलर अनडुलेटिंग वेव्स आर सीन एंड रेफर टू एज फिब्रिलेटरी और एफ वेव। जाहिर है पी वेव उस तरह से नहीं जनरेट होगी ना बेटा, वो तो एक नॉर्मल, अगर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तब जाके होगी। तो इतनी ट्विचिंग हो रही है, इतनी स्पीड में आपके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद फिर प्रॉपर्ली आपको पी वेव इसमें नज़र आ ही नहीं सकती। और ये जो इतनी अजीब किस्म की पी वेव्स बन रही होती हैं इन्हें हम यूजुअली एफ वेव्स का नाम देते हैं फिर, क्योंकि पी वेव तो नॉर्मल वेव है ना। पी आर इंटरवल भी ऑब्वियसली यू कैन नॉट मेजर, इतना ज़्यादा स्पीड है। और पी और क्यू आर एस का रेशो इसी तरह होता है कि फिर मल्टीपल पी वेव्स के बाद कहीं जाके एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आता है। A rapid ventricular response reduces the time for ventricle filling। जाहिर है अगर उसी तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन में अगर बेटे जितनी तेज़ी से आगे इम्पल्सेस जा रही हैं टूवर्ड्स द एवी नोड, तो जो आपका वेंट्रिकल है जाहिर है उसको भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना ही होगा ना। जब वो उतनी ही स्पीड से उसकी भी फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो जो वेंट्रिकल्स हैं उनको प्रॉपरली फिलिंग का टाइम नहीं मिलता। जब उनको फिलिंग का टाइम नहीं मिलता तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। बिकॉज दिस रिदम कॉजेज द एट्रिया वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट टाइम्स, the atrial kick, then the last part of the diastole and ventricular filling which occurs 25 to 30% of the cardiac output is also lost। ये पिक्चर देखे एट्रियल फिब्रिलेशन के आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि इसमें कहाँ आपको प्रॉपरली कोई पी वेव नज़र आ रही है कि आप पी और आर का इंटरवल ले सकें, जो मैंने आपको पीछे ईसीजी में चेंजेस दिखाई। यहाँ आपको कहाँ प्रॉपरली कोई टी वेव नज़र आ रही है। ठीक है बेटा, चलें। अब प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इट इज़ एन इम्पल्स दैट स्टार्ट्स इन द एवी नोडल एरिया बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल साइनस इम्पल्स रीचेज द एवी नोड। अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट की तरफ, नीचे की तरफ हम आ गए हैं। जंक्शनल है, इसमें ये होता है कि जिस तरह से एट्रिया में प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, इस तरह से जो आपकी एवी नोड का एरिया जहाँ एट्री वेंट्रिकुलर नोड पड़ा हुआ है वो खुद से इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देता है, इससे पहले कि आपका एवी नोड तक जो है वो ऐसे नोड से इम्पल्सेस पहुँचे, वो खुद से एक
जो है स्टार्ट कर देता है कॉम्प्लेक्सेस बनाना, इम्पल्सेस बनाना। कॉजेज इसके प्री मेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, जो मेडिसिन होती हैं डिजिटैलिस बहुत ज़्यादा अगर किसी ने टॉक्सिसिटी हो गई है, congestive heart failure and coronary artery diseases. The ECG criteria for premature junctional complexes are the same as for the PACs except for the P wave and the PR interval. The P wave may be absent or may follow the QRS or may occur before the QRS, but with a PR interval of less than 0.12 second. Premature junctional complexes rarely produce significant symptoms. जंक्शनल और एडियोनोडल रिदम अकर्स व्हेन द आपका जो एवी नोड है इंस्टेड ऑफ द साइनस नोड बिकम योर पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी आपका एवी नोड अब पेसमेकर बन चुका है। व्हेन द साइनस नोड स्लो, किसी भी वजह से अगर आपका साइनस नोड स्लो हो गया है, तो जाहिर है मैंने आपको स्टार्ट में जब एमिनेटरी फिजियोलॉजी रिव्यू कर रहे थे तब आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, अगर आपका ऐसे नोड किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता है, ऐसे नोड काम नहीं कर सकता, तो आपका एवी नोड चार्ज संभाल लेता है पेसमेकर का। सो जब आपका साइनस नोड स्लो हो जाता है, सच एज फ्रॉम इंक्रीज वेगल tone or when the impulse cannot be conducted through the AV node, such as because of complete heart block, the AV node automatically discharge and impulses. Junctional rhythm may produce sign and symptom of reduced cardiac output. If so, the treatment is same as for sinus bradycardia. Emergency pacing may be needed. The following are the ECG criteria. अच्छा, इसका रीजन बेटे ये है कि जो ऐसे नोड की स्पीड होती है ना इम्पल्सेस जनरेट करने की, दैट इज़ मोर फास्टर देन योर एवी नोड, क्योंकि जब ऐसे नोड जनरेट करता है वही सिंपल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं टूवर्ड्स द एवी नोड, और एवी नोड से पूरा आपका नीचे जो है टिल द परकिंजी फाइबर्स वही एक स्पीड या रेट के ऊपर इम्पल्सेस जनरेट होती रहती हैं। लेकिन जो एवी नोड है उसकी इटसेल्फ अल्लाह ताला ने कैपेसिटी कम रखी है कि उसका जो हार्ट रेट है वो स्लो होता है, उसकी वजह से जो हार्ट रेट हमारा जनरेट होता है। तो इसी वजह से जब आपका ऐसे नोड काम नहीं कर रहा और एवी नोड इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करेगा तो वो स्लोवर रेट के ऊपर इम्पल्सेस जनरेट करेगा, और जब स्लो रेट होगा तो अल्टीमेटली आपका कार्डिक आउटपुट, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी और जो कार्डिक आउटपुट है वो कम होगा। ईसीजी का क्राइटेरिया देख लें, वेंट्रिकुलर एट्रियल रेट जो है बेटे वो 40 to 60 होगा, एट्रियल रेट आल्सो 40 to 60 इफ पी वेव आर, अगर हम पी वेव उसमें देख भी सकें, अगर पी वेव बन रही है तो फिर आपका जो है वो 40 to 60 ही रहेगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिदम रेगुलर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवी नोड तो आपका जनरेट कर ही रहा है ना इम्पल्सेस बेटा। QRS की शेप एंड ड्यूरेशन यूजुअली नॉर्मल है बट मे बी एबनॉर्मल। पी वेव आपकी एब्सेंट भी हो सकती हैं आफ्टर द QRS कॉम्प्लेक्स और बिफोर द QRS में बी इन्वर्टेड स्पेशली इन लीड टू PR इंटरवल। इफ पी वेव इन फ्रंट ऑफ द QRS PR इंटरवल इज लेस देन 0.12 सेकेंड और PO और QRS का रेशो वही है 1:1, या फिर आपकी जाहिर है ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही तो समटाइम आपकी पी वेव जो है वो एब्सेंट भी हो सकती है। सो 0:1 का रेशो। यह आपको जंक्शनल रिदम मैंने आपको बताया विद हिडन पी वेव। आपको यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्सेस और टी वेव नजर आ रहे हैं लेकिन आपको पी वेव नजर नहीं आ रही। फिर दूसरी सिचुएशन दिखाई जिसमें इन्वर्टेड पी वेव है, पी वेव आपकी उल्टी हो गई है। ठीक है बेटे, और जंक्शनल रिदम में विद पी वेव आफ्टर QRS, या फिर ये भी हो सकता है QRS कॉम्प्लेक्स पहले बनता है उसके बाद पी वेव बनती है और फिर टी वेव बनती है। सो ये जंक्शनल रिदम है 3 किस्म के, जो है यानी पी वेव इन्वर्जन के साथ भी आ सकती है, पी वेव एब्सेंट भी हो सकती है, या आपकी जो पी वेव है वो QRS कॉम्प्लेक्स के बाद भी बन सकती है। Atrioventricular nodal re-entry tachycardia है। AV nodal re-entry tachycardia occurs when an impulse is conducted to an area in the AV node that causes the impulse to be rerouted back into the same area over and over again at a very fast rate. Each time the impulse is conducted through this area, it is also conducted down into the ventricles, causing a fast ventricle rate. इसमें क्या हो रहा है, ये जो AV node अपनी impulse जैसे ही जनरेट करता है तो इसके साथ ही इसको रूटेड बैक कर दिया जाता है, मतलब नीचे तो जाएगी, डाउनवर्ड तो जाएगी हार्ट की तरफ, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ से वो जनरेट हुई थी वहाँ वापस चली जाती है और ओवर अगेन एंड अगेन यानी बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, और इसके साथ साथ ये इम्पल्सेस जो है डाउनवर्ड भी मूव करती है वेंट्रिकल्स की तरफ और एक वेंट्रिकल का जो हार्ट रेट है उसे बहुत ज़्यादा कर देती है। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ AV nodal re-entry tachycardia include caffeine, nicotine, hypoxemia and stress. Underlying pathologies include coronary artery diseases and cardiomyopathies. क्राइटेरिया इसका बेटे वेंट्रिकुलर एट्रियल जो रेट होगा, एट्रियल rate usually ranges between the 150 to 250 and ventricular rate ranges between the 75 to 250। ventricular और atrial rhythm जो है वो रेगुलर हो सकता है बेटे, सडन ऑनसेट हो सकता है एंड टर्मिनेशन ऑफ द टेकिकार्डिया।
QRS shape and duration usually normal but may be abnormal. P wave usually very difficult to discern. क्यों? क्योंकि जाहिर है इतनी ज़्यादा तेज़ी से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से QRS कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं कि आपको P वेव का मौका ही नहीं मिलता, मतलब ECG के ऊपर आपको P वेव नज़र ही नहीं आती. PR इंटरवल, इफ P वेव इज इन फ्रंट ऑफ द QRS, PR इंटरवल इज लेस देन 0.12 सेकेंड. और अगर P वेव मौजूद है, नज़र आ रही है, तो बेटे P और QRS का जो रेशो है वो 1:1 भी हो सकता है और 2:1 भी हो सकता है. The clinical symptoms vary with the rate and duration of the tachycardia and the patient's underlying condition. The tachycardia usually is of short duration, resulting only in palpitations. A fast rate may also reduce cardiac output, resulting in significant signs and symptoms such as restlessness, chest pain, shortness of breath, pallor, hypotension, and loss of consciousness. Treatment is aimed at breaking the recent re-entry of the impulses. देखिए, ये इस किस्म की जो मैंने आपको ऑलरेडी भी एक सेकेंड में, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि वो दोबारा से जो मकसद हमारा यही है कि वो जो इम्पल्सेस हैं, ये देखें, आपको ये जो येलो येलो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये वही शो कर रहे हैं कि यहाँ आपको कोई आई मीन प्रॉपर कोई पी वेव आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये जो आपको QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, यही आपको बार बार वापस जाना शुरू कर देते हैं ना, एट्रिया की तरफ भी, सॉरी वेंट्रिकल्स की तरफ भी आ रही है इम्पल्सेस, लेकिन जहाँ से AV नोड से जनरेट हुई थी वहाँ भी दोबारा से जाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई क्लियर आपको P वेव नज़र नहीं आएगी. QRS कॉम्प्लेक्सेस जो, और इसके अलावा जो T वेव्स है वो आपको शो हो सकती हैं. प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एन इम्पल्स दैट स्टार्ट इन अ वेंट्रिकल एंड इज कंडक्टेड थ्रू द वेंट्रिकल्स बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल साइनस इम्पल्स. यानी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स नाम से समझ आ रहा है कि ये वेंट्रिकल्स में ही बनते हैं, इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वेंट्रिकल्स में ही कंडक्ट होते हैं, इससे पहले कि नेक्स्ट आपकी जो नॉर्मल साइनस इम्पल्स है वो जनरेट हो. PVCs can occur in healthy people, especially with the use of caffeine, nicotine, or alcohol. They are also caused by cardiac ischemia or infarction, increased workload on the heart, digitalis toxicity, hypoxemia, or acidosis or electrolyte imbalances, especially hypokalemia. In the absence of the disease, PVCs are not serious. PVCs की क्या characteristics है? Ventricle और atrial का जो rate है, it will depend upon the underlying rhythm, साइनस रिदम है या जो भी है उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो यानी रिदम होगा उसी हिसाब से रेट होगा. वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रिदम इरेगुलर होंगे ड्यू टू अर्ली QRS क्रिएटिंग ऑन RR इंटरवल दैट इज शॉर्टर देन द अदर. PP इंटरवल में भी रेगुलर, इंडिकेटिंग दैट PVC डिड नॉट डीपोलराइज द साइनस नोड. QRS शेप एंड ड्यूरेशन इज वही 0.12 सेकेंड है और इससे ज़्यादा हो सकता है. शेप जो है वो थोड़ी उसकी QRS के नॉर्मल ही होती है, जो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ. अजीब से शेप के QRS कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. P wave, visibility of P wave will depend upon the timing of the PVC. So P wave absent भी हो सकती है, sometime hidden भी हो सकती है. सारे सिचुएशन जो आपको बता दी है मैंने. और PR इंटरवल जो है, अगर P wave इन फ्रंट ऑफ द QRS है तो फिर PR का इंटरवल वही है 0.12 सेकेंड. और जो P और QRS का रेशो है बेटे वो एब्सेंट P wave के साथ होगा तो 0:1 या फिर 1:1 हो सकता है. द पेशेंट में फील नथिंग और मे से दैट द हार्ट स्किपिंग अ बीट. या तो पेशेंट को बिल्कुल ही कुछ फील नहीं होगा, या आपका पेशेंट ऐसा कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे दरमियान में मेरा दिल एकदम से जैसे हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, कोई एक बीट को वो स्किप करता है. ठीक है, सो ये देख लें सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ. RR2 RR का इंटरवल आपको बताया मैंने. और यहाँ आप देखें, और मतलब इससे ज़्यादा आर का जो 2 R बन रही ना, QRS कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उसके जो 2 R वेव्स हैं आपकी, उनके दरमियान जो है वो उनमें भी इरेगुलरिटी आपको नज़र आ सकती है. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. VT इट इज़ डिफाइंड एज 3 और मोर PVCs इन अ रो occurring at a rate exceeding 100 beats per minute. The cause are similar to those of PVCs. VT is usually associated with coronary artery diseases and may precede ventricular fibrillation. VT is an emergency because the patient is usually unresponsive and pulseless. Ventricular tachycardia है, ventricles की इतनी ज़्यादा जो मैंने आपको PVCs पहले पढ़ाए, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो 3 या उससे ज़्यादा निम्रा ये मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक कि मैंने आपको जब इसकी जो क्लासिफिकेशन इनेबोरेट करवाया, सारा इनलिस्ट करवाया, उसी टाइम आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिथमियाज हैं या डिसरिथमियाज हैं, सॉरी एरिथमिया नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसरिथमियाज है वो मैंने सबसे पहले हाईलाइट कर दी है कि बेटे ये ज़रूर आपने याद रखने हैं. और
जो मैंने हाईलाइट किए वो बड़े एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंशिएटेड हैं। सो उसमें तो मैं नहीं समझती कि कुछ मिक्सअप होना चाहिए। और बाकी भी मेरा ख़्याल है कि मैं सिर्फ़ आपको पढ़ के तो नहीं सुना रही, हर चीज़ को रिलेट करके बता रही हूँ कि ये चीज़ अगर ईसीजी में चेंजेस आ रही हैं, पी वेव एब्सेंट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका रेशो कम ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर चीज़ मैं आपको साथ-साथ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा आपको बोलना तो नहीं चाहिए निम्रा, लेकिन फिर भी यही कि अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ आती, आपसे मैंने कल भी कहा था ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो अपनी बुक भी खोलें, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वाक़ई इस चीज़ को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, इनके लिए अपनी बुक खोलें, उनको पढ़ें, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, मुझसे दोबारा पूछ लें, ठीक है? सो वीटी आपको बता दिया कि इसमें प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं 3 या 4, और जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है ये वही सिचुएशन जो आपको पहले बताया कि इतनी तेज़ी से जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो ना उनको फिलिंग का टाइम मिलेगा प्रॉपर्ली, ना वो आगे कार्डियक आउटपुट प्रॉपर्ली जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। सो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बिल्कुल होती है, और सम टाइम इतना ज़्यादा मतलब वो आपका जो है वो एवी ब्लॉक वाली सिचुएशन भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से आपके पास जो है इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं कि आपका वेंट्रिकल जो है वो 2 रीज़न्स की वजह से, या तो वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी पल्सलेस हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, या फिर वो थेराप्यूटिकली भी जो है वो स्टॉप हो सकता है। वीटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेंट्रिकुलर एट्रियल रेट बेटा 100 से 200 बीट्स पर मिनट हो सकता है। एट्रियल रेट डिपेंड करेगा ऑन द अंडरलाइंग रिदम। वेंट्रिकुलर, अच्छा ये जो चीज़ है ना मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि रेट विल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग रिदम, इसका मतलब ये है कि जब हम ईसीजी की स्ट्रिप देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि रिदम बेसिकली है क्या, साइनस रिदम है या यानी आपके साइनस नोड से बेसिकली इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं या फिर एवी नोड से जनरेट हो रही हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका रिदम। वेंट्रिकुलर एट्रियल रिदम यूजुअली रेगुलर है, एट्रियल रिदम में ऑल्सो भी रेगुलर। क्यूआरएस की शेप एंड ड्यूरेशन वही है बेटे, ड्यूरेशन तो 0.12 ही है, लेकिन कुछ अजीब किस्म के एबनॉर्मल शेप के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आपको नजर आ सकते हैं क्योंकि वीटी है, बहुत ज़्यादा वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और पी वेव जो है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। सो एट्रियल रेट और रिदम में बी इन दिस डिटर्मिनेबल। पी आर इंटरवल जो है वेरी इरेगुलर है अगर आपको पी वेव नज़र आ जाए तो, वरना पी वेव मैंने पहले आपको बताया कि यूजुअली हमें नज़र नहीं आती। पी और क्यू आर एस का रेशो बहुत मुश्किल है डिटरमिन करना, बट अगर पी वेव अपेरेंट है, नज़र आ रही है, देयर आर यूजुअली मोर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस देन द पी वेव। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। सो ये आप पिक्चर देखें ज़रा, इसमें वाकई आप कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि इसमें जो है पी वेव मौजूद है। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है बेटे, उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? दिस इज रैपिड एंड बट डिसऑर्गेनाइज्ड वेंट्रिकुलर रिदम दैट कॉजेज इनइफेक्टिव क्वावरिंग ऑफ द वेंट्रिकल। देयर इज नो एट्रियल एक्टिविटी सीन ऑन द ईसीजी। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बहुत तेजी से आपके वेंट्रिकल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम है। रिदम में कोई जो है ऑर्गेनाइज पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से जाहिर है आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ना तो वो फुली फिल हो सकेंगे और ना ही उनकी वजह से एक अच्छा सा कार्डियक आउटपुट आपके पेशेंट को मिल सकेगा। और जो एट्रिया की एक्टिविटी है वो यूजुअली ईसीजी के ऊपर एब्सेंट होती है। कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेटा वही है जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के हैं। इट में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अनट्रीटेड और अगर हम वीटी को यानी ट्रीट नहीं करते तो इट में लीड टूवर्ड्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसके अलावा अदर कॉजेज में इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईसीजी पे हमें क्या दिखेंगे? वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज़्यादा होता है बेटे, 300 पर मिनट तक हो सकता है। वेंट्रिकल का रिदम जो मैंने पहले बता दिया डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें एक्सट्रीमली इरेगुलर होगा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। क्यूआरएस की शेप जो है इरेगुलर होगी, और वही कि प्रॉपरली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि जी ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक अच्छा सा रिकॉग्नाइजेबल शेप नहीं होगा उसका। This dysrhythmia is always characterized by the absence of an audible heartbeat, a palpable pulse, and respiration. Because there is no coordinated cardiac activity, cardiac arrest and death are imminent if ventricular fibrillation is not corrected. VT को ट्रीट नहीं किया, it may lead towards VF, और अगर VF को आपने ट्रीट नहीं किया तो ऑब्वियसली इसमें ना तो आपको कोई प्रॉपरली हार्ट बीट सुनाई देती है, ना एक पल्पेबल, मतलब एक रिदम ही नहीं होता ना, इतनी तेजी से वो फिब्रिलेशन, पहले टैकीकार्डिया हुआ, वीटी हुआ, उसके बाद वो फिब्रिलेशन की तरफ चला गया, तो ऑब्वियसली आपका पेशेंट इवन
कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इमीडिएट डीफैब है एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज। आपने सुन ही रखा होगा कि जो पेशेंट इस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं, वीटीवीएफ में फिब्रिलेशन हो जाती है, उनको तो हम कहते हैं ना डीफैब करो। डीफैब का मतलब ये कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स होती हैं जो हम आर्टिफिशियली अपने पेशेंट को जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट कहना चाहिए जो वीटी की वजह से और फिर वीएफ की वजह से इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जो आपके हार्ट ने एक कहना चाहिए कि एक चीज़ कंपनसेशन के तौर पे हार्ट को ब्लॉक कर दिया था, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर दिया। जब उन्हें एक झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो दोबारा से अपने रिदम को स्टार्ट कर देते हैं, रिदम की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसी को बेसिकली डीफैब करना कहते हैं अपने पेशेंट को। यही इसकी ट्रीटमेंट है। Okay. Idioventricular rhythm. Idioventricular rhythm, also called ventricular escape rhythm, occurs when the impulse starts in the conduction system below the AV node. ये वो सिचुएशन है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस AV नोड से भी नीचे मूव कर चुकी हैं। अब AV नोड से नीचे जो आपके मसल्स हैं या पूरा कंडक्शन सिस्टम है, वहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हुई हैं। When the sinus node fails to create an impulse or when the impulse is created but cannot be conducted through the AV node, your Purkinje fibers automatically discharge an impulses। ठीक है, अब और नीचे आ चुके हैं आपका एसए नोड, एवी नोड, दोनों किसी भी वजह से, चाहे वो इम्पल्सेस जनरेट नहीं कर पा रहे या फिर आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, तो आपके पर्किंजी फाइबर जो है ऑटोमेटिकली चार्ज संभाल लेते हैं और इम्पल्सेस को डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं। ईसीजी क्राइटेरिया, इसमें बेटा वेंट्रिकुलर रेट जो है इट रेंजेस बिटवीन 20 to 40। जो देखें, अब ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि एसए नोड का हार्ट रेट ज़्यादा है, एवी नोड उससे कम स्पीड पे इम्पल्सेस जनरेट करती है, तो ऑटोमेटिकली पर्किंजी फाइबर उससे भी कम स्पीड पे जनरेट करते हैं इम्पल्सेस। सो इट मे बी बिटवीन 20 एंड 40। अगर हार्ट रेट 40 से एक्सीड कर जाए, द रिदम इज नॉन एज एक्सेलरेटेड आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम। वेंट्रिकुलर रिदम यूजुअली नॉर्मल होता है। क्यू आर शेप और ड्यूरेशन इसमें भी एबनॉर्मल सी होती है। ड्यूरेशन इसका वही 0.12 सेकंड और मोर हो सकता है। Idioventricular rhythm commonly causes the patient to lose consciousness and experience other signs and symptoms of reduced cardiac output. In such cases, आप खुद सोचे 20-40 हार्ट रेट है, उस पर क्या कार्डिक आउटपुट पेशेंट को मिल रहा होगा। कार्डिक आउटपुट नहीं मिलेगा, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली पेशेंट अपना कॉन्शियस लेवल लॉस करेगा। In such cases, treatment is the same as for the pulseless electrical activity. Intervention may include identifying the underlying cause, administering vasopressor medication, and initiating emergency transcutaneous pacing. In some cases, idioventricular rhythm may cause no symptoms of reduced cardiac output. ओके, आई थिंक यहाँ स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह कल क्लास होगी तो इसको कंप्लीट करके एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम हार्ट ब्लॉक को भी कंप्लीट कर लें, तो इंशाल्लाह हमारा सीवीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, बाकी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिएगा, और अब तमाम स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवा लें।
आज बहुत कम स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ली है, क्या रीज़न है? चलें बहरहाल एब्सेंट स्टूडेंट्स भी अपना नाम सुन लें। अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, आयशा, बिनिश सरवर, हाफसा फरवा, जनेट, जोहन, महानूर, मारिया महीन, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर। तलहा कहाँ गायब हैं? जेनेट क्यों नहीं क्लास ले रही, क्या वजह है? नरजिस फातिमा, निमरा जावेद, राबिया हसन, रमीन फातिमा, रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, साफिया शमशीर, शबाना असगर शहबाज, सैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, जुनैरा नसीम, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो मार्क करवा लें। ओके स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।